सांस्कृतिक विविधताओं से भरे भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की सतत प्रक्रिया साल 2024 में भी अनवरत जारी रही। भारत के इतिहास में साल 2024 की अनेक घटनाएं अपनी अमिट छाप छोड़ गईं। दुनिया के सबसे युवा देश भारत ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया। स्वामी विवेकानंद न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 5 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। 13 से 17 जनवरी तक नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक छटा बिखेरता रहा। महोत्सव का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पादों और पर्यटन को बढ़ावा देना था, जिससे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र वृद्धि और विकास के नए आयाम गढ़ सके। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को बड़े उत्साह के साथ मनाने की परंपरा आदिकाल से है। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति के दिन को पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पोंगल की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पहुंचे और यहां पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरे उत्सव और परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता किसान हैं। भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव, किसानी और फसल से जुड़ा होता है। देश के हर एक हिस्से में मकर संक्रांति के अवसर को अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। 22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया, जब अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा दिव्य भव्य नव्य श्री राम मंदिर में हुई। सदियों की प्रतीक्षा के बाद कोटि कोटि भारतवासियों की आकांक्षा ने भव्य आकार लिया और भारत ने प्रभु श्री राम मंदिर का उपहार समूची मानवता को दिया। एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकानेक विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा अर्चना के अनुष्ठान को संपन्न किया। 23 जनवरी को ऐतिहासिक लाल किला मां भारती के अमर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम और अद्भुत शौर्य की कहानियों से दमक उठा। लाल किले में ऐतिहासिक प्रतिबिंबों और जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का बहुआयामी उत्सव पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित भारत पर्व का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 फरवरी 2024 को अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में 4 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करने वाला यह आयोजन देश के कोने कोने के जनजातीय नागरिकों की जीवन शैली, संगीत, कला और खान पान के बारे में जानने का अच्छा अवसर था। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस महोत्सव से शेष भारत को जनजातीय समाज के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का अवसर मिला। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि का शुभारंभ किया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति नए सिरे से स्थापित हो रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। 262 फीट लंबाई और 180 फीट चौड़ाई के आयामों के साथ 108 फीट ऊंची यह विहंगम संरचना दुबई के अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग के साथ अल रहबा के पास अबू मुरीखा में 27 एकड़ की विशाल जगह पर स्थित है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के ही प्रयास से संयुक्त अरब अमीरात के राज परिवार ने अबू धाबी में मंदिर निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया था। BAPS हिंदू मंदिर को मध्य पूर्व में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने श्री कल्की धाम मंदिर के मॉडल का भी अनावरण किया। श्री कल्की धाम मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और इसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जहां भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे। भगवान कल्की को
कलयुग में ईश्वर का भावी अवतार माना जाता है और संभल को उनके अवतरण की धरती। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक और अनूठा क्षण है। 6 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022-2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने मंच कला के क्षेत्र में 91 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। 91 अकादमी पुरस्कारों में से 2 हस्तियों को संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने पिछले 7 दशकों से विभिन्न कला विधाओं को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने टोक के समीप होलोंगापार में लचित बोरफुकन मैदान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में स्टैचू ऑफ वेलर यानी वीरता की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने प्रतिमा का अनावरण करने के लिए अहोम समुदाय की एक रस्म भी निभाई। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। उन्होंने 1671 की सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को जबरदस्त शिकस्त दी। सरायघाट की लड़ाई में राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में असम को वापस हासिल करने के लिए शक्तिशाली मुगल सेना की कोशिशों को लचित बोरफुकन ने नाकाम कर दिया था। संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 12 मार्च को राष्ट्रीय संग्रहालय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुनर्निर्मित वेबसाइट का अनावरण किया। उन्होंने कॉरपोरेट घरानों के प्रतिनिधियों को एडॉप्ट ए सीरीज 2.0 के तहत स्मारकों को अंगीकार करने के लिए समझौता ज्ञापन भी सौंपे। इस अवसर पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि डिजिटलीकरण समावेशन का सहयोगी है। पुनर्निर्मित वेबसाइट की शुरुआत और हेरिटेज 2.0 को अपनाना भारत की परंपरा के साथ आधुनिकता का मिलन करने की दिशा में ठोस कदम है। पवित्र नवरात्रि के दौरान संगीत नाटक अकादमी ने कला प्रवाह श्रृंखला के तहत मंदिर परंपराओं को देश में पुनर्जीवित करने के लिए शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव नाम से एक आयोजन किया। आयोजन 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चला। नवरात्रि 9 देवियों की शक्ति का प्रतीक है, इसलिए अकादमी ने 9 से 17 अप्रैल तक देश के विभिन्न हिस्सों के 7 अलग-अलग शक्तिपीठ मंदिरों में संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार और विशेष रहा, क्योंकि इसका आयोजन धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की वादियों में हुआ। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के डल झील किनारे शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योग दिवस समारोह में हिस्सा लेते हुए दुनिया भर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। भारत समेत दुनिया के कई देशों में योग दिवस मनाया गया। इस बार योग दिवस की थीम योग स्वयं एवं समाज के लिए रखी गई थी। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा आयोजित शिवाजी महाराज की 115 ऑयल पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। शिवाजी के जीवन पर आधारित इस प्रदर्शनी को लेकर युवाओं और कलाकारों में विशेष उत्साह दिखा। 7 जुलाई 2024 को उड़ीसा के पुरी में 9 दिवसीय रथ यात्रा उत्सव का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुरी में वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव की साक्षी बनी। पुरी रथ यात्रा को लेकर समूचे विश्व में आकर्षण रहता है। राष्ट्रपति ने रथ यात्रा के अपने अनुभव को अभिभूत कर देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पुरी में आयोजित वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव के दौरान हजारों भक्तों द्वारा भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ के 3 रथों को खींचते हुए देखना एक बहुत ही दिव्य अनुभव था। महाप्रभु जगन्नाथ की असीम कृपा से पूरे विश्व में शांति और समृद्धि हो। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में थाईलैंड भारत अंतर संबंधित विरासतें, बौद्ध धर्म में आस्था का प्रवाह नामक फोटोग्राफी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री के साथ थाईलैंड के विदेश मंत्री मॉरिस सांगियाम पोंगसा, राजदूत पट्टरात होटोंग और राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक BR मणि उपस्थित रहे। भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिट की बैठक की मेजबानी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिट के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। विश्व धरोहर समिट की बैठक प्रतिवर्ष होती है और ये विश्व धरोहर से जुड़े सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होती है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रदर्शित विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। मोइदम्स यानी अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत की 43वीं प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया। ये घोषणा 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिट के चल रहे 46वें सत्र में हुई। असम के मोइदम्स टीलेनुमा संरचना में दफनाने की व्यवस्था को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाना भारत की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि है। मोइदम्स भारत की 43वीं विश्व विरासत सूची स्थल है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युग युगीन भारत संग्रहालय की संकल्पना को साकार करने में राज्य संग्रहालयों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था और इसका उद्देश्य विश्व को सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का उदाहरण प्रस्तुत करना है। संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 13 अगस्त 2024 को हर घर तिरंगा बाइक रैली के दौरान राष्ट्रीय गौरव और सामुदायिक भावना का उत्साहजनक दृश्य देखा गया। स्वतंत्रता और एकता की भावना का जश्न मनाने के लिए ये एक राष्ट्रव्यापी पहल के हिस्से के रूप में आयोजित रैली में सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देश के गौरव तिरंगे को लेकर देशभक्त, एकता और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए लोग घरों से निकले। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 14 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन का मकसद देश के विभाजन के इतिहास से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराना है। इस कड़ी में देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। भगवान बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नया रूप दे रहा है। प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया से युद्ध में नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में समाधान खोजकर शांति का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। अयोध्या में रामलला के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भव्य दिव्य मंदिर में हुई तो इसके बाद की आई दीपावली बेहद खास रही। अयोध्या के दीपोत्सव ने इस बार 2 नए विश्व रिकॉर्ड बनाए। अयोध्या के दीपोत्सव ने अपने गत वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए राम की पैड़ी के अलग अलग घाटों पर कुल 25,12,585 दिए जलाकर नया विश्व कीर्तिमान बनाया। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस पहले दीपोत्सव पर इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनूठी पहल की। पहली बार 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ सरयू मैया की आरती की। सरयू आरती का यह आयोजन भी विश्व कीर्तिमान में दर्ज किया गया।
सरयू के तट पर बीते कई सालों से दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो अयोध्या के आध्यात्मिकता के रंग को नया आधुनिक स्वरूप प्रदान करते हैं। आज अयोध्या धाम विकास और विरासत का बिंब पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 से 5 नवंबर 2024 तक कर्तव्य पथ और CCRT में आयोजित अमृत परंपरा उत्सव श्रृंखला के तहत आयोजित पहले कार्यक्रम कावेरी का गंगा से संगम का उद्घाटन किया। 2 से 5 नवंबर तक आयोजित कावेरी मीट्स गंगा उत्सव में भारत की पारंपरिक और लोक कलाओं की समृद्ध झलक का प्रदर्शन किया गया। आयोजन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना प्रमुखता से उजागर हुई। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 5 और 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन की उल्लेखनीय उपलब्धियों में 2 समानांतर मंचों का सफल आयोजन था, जिसमें कई तरह के व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। इन मंचों के जरिए विचारों का आदान प्रदान हुआ। पहला मंच भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं और आधुनिक समय में उनके प्रयोगों पर केंद्रित था, जबकि दूसरे में उन तरीकों की खोज की गई कि कैसे बौद्ध सिद्धांत सतत विकास, सामाजिक सद्भाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान दे सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ DD न्यूज पर। वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली का पर्व 15 नवंबर 2024 को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देव दीपावली पर्व में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला देव दीपावली का पर्व इसलिए विशिष्ट है क्योंकि इसी दिन देवताओं ने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार कर स्वर्ग को सुरक्षित किया था। 82 युवा कलाकारों को वर्ष 2022-2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 से 26 नवंबर तक दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के विजेताओं की प्रस्तुति के लिए कला महोत्सव का भी आयोजन किया गया। भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह 26 नवंबर 2024 को शुरू हुए। संविधान दिवस के दिन संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। 26 नवंबर 1949 के दिन ही भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 2015 में भारत सरकार ने 1949 में भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने के सम्मान में औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब से हर साल 26 नवंबर को समूचा राष्ट्र संविधान दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया, जिसमें भारतीय विरासत, आध्यात्मिकता और संस्कृति की भव्य झलक पूरी दुनिया ने देखी। 2016 से इस आयोजन ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया, जिससे भगवद गीता का संदेश फैलाने और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिली।
गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के महत्व पर जोर देता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। नागालैंड में 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। हॉर्नबिल महोत्सव किसामा के सूरम्य हेरिटेज गांव में आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। महोत्सव ने पूरी दिल्ली को पूर्वोत्तर भारत के विविधता भरे इंद्रधनुषी रंगों से भर दिया। 3 दिन के इस कार्यक्रम में देश की पूर्वोत्तर की संस्कृति के विविध रंगों, व्यंजन और उत्पादों से लोग रूबरू हुए। महोत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे पूर्वोत्तर भारत के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। 7 दिसंबर को अहमदाबाद में कार्यकर सुवर्ण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव भगवान स्वामीनारायण की मानवीय शिक्षाओं का उत्सव है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों बीएपीएस स्वयंसेवकों की 50 वर्षों की निस्वार्थ और समर्पित सामाजिक आध्यात्मिक सेवा को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और यह महज शब्द नहीं बल्कि जीवन मूल्य है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक जन समागम महाकुंभ 2025 के सकुशल आयोजन के लिए 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी पूजन और कुंभाभिषेक किया। प्रधानमंत्री ने किला स्थित अक्षय वट में पूजा अर्चना की और बड़े हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने 11 नवनिर्मित कॉरिडोर, 25 जीर्णोद्धार मंदिरों के साथ साथ रेल पुल, ओवरब्रिज, सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रयागराज यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने महाकुंभ से संबंधित लगभग 5,500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से महाकुंभ के आयोजन की दिव्यता और भव्यता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ प्रयागराज के विकास को भी गति मिलेगी। संगम तट पर आयोजित एक विशाल जन संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान का श्री गणेश किया और कुंभ सहायक AI चैटबॉट को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को भारत की सनातन संस्कृति का शाश्वत स्वरूप और एकता समरसता का महासमागम कहा।